अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वहीद हसन है एंड वेलकम टू टेक लांसर। हमने लास्ट टाइम पे एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के 2024 के पास पेपर की एक वीडियो बनाई थी सॉल्यूशन की। उसमें ये एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रोग्राम नंबर 5 है, इसकी आपने आउटपुट प्रेडिक्ट करनी थी। स्किप करने की वजह ये थी कि हमने बोला था इसमें काफ़ी रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो इस पर एक डिटेल वीडियो सेपरेट बन जाएगी ताकि समझने में आसानी हो। तो अभी हम जो है वो मूव करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं आपको ज़रा जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट है वो दिखा दूँ। यहाँ पे दो फंक्शन कॉल्स दिए गए हैं जो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं इस मेन प्रोग्राम में, ऐड और सब्ट्रैक्ट के नाम से। ठीक है, आप मेन फंक्शन में देखें तो आपको एक सब्ट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन नज़र आता है जो दो पैरामीटर्स लेता है, और यहाँ पे दो पैरामीटर्स के तौर पे दो सेपरेट फंक्शंस दिए गए हैं। यानी ऐड नाम का जो फंक्शन है वो दिया गया है। यानी सब्ट्रैक्ट का फंक्शन तभी एग्जीक्यूट हो सकता है कि अगर ऐड नाम का जो दो फंक्शन है ये अपने रिजल्ट्स रिटर्न कर देना, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए। फिर अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फर्दर मूव करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट फंक्शन की तरफ, और अगेन उससे पहले हमें ऐड फंक्शंस की तरफ जाना है। तो ऐड फंक्शन में हमें जो वैल्यूज़ पास की जा रही हैं वो बाय रेफरेंस पास की जा रही हैं। यानी इसमें अगर कोई चेंजिंग होगी पैरामीटर ए और बी में तो वो वैल्यू जो है वो इनकी एक्चुअल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी चेंज करेगी उसकी एक्चुअल वैल्यू। यानी नेक्स्ट टाइम पे अगर हम कोई वैल्यू यूज़ करते हैं तो उसकी अपडेटेड वैल्यू यूज़ करेगी। अच्छा, और जबकि जो सब्ट्रैक्ट फंक्शन है वो पास बाय वैल्यू यूज़ कर रहा है, पास बाय रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा। तो मीन्स कि अगर कोई चेंजिंग आती है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होगी। हम अगर हमारे इस आईडी पे मूव करें तो देखिएगा यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, ऐड के नाम से और सब्ट्रैक्ट के नाम से। ऐड के नाम से हमें जो फंक्शन मिलता है उसके प्रोटोटाइप में हम देखें तो हमें यहाँ पे एम्परसेंट साइन मिल जाता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से कहते हैं कि जो भी वेरिएबल पास किया जाएगा ये उसका एड्रेस फैच करेगा, यानी उसके मेमोरी एड्रेस पे चेंजिंग करेगा, मीन्स कि उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज होगी। जबकि सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में सिंपल हम बाय वैल्यू जो है वो इसको पास करें पैरामीटर्स, मीन्स कि चेंजिंग एक्चुअल वैल्यूज़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे 8th लाइन पे हमें एक फंक्शन कॉल मिलती है। इस फंक्शन कॉल को देखें तो हमें हायरार्की कुछ इस तरीके कार से नज़र आती है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा सकूँ, हमारा एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन एक सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करता है। ये सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन आगे दो फर्दर फंक्शंस को कॉल करता है, ऐड ए कॉमा बी और फिर ऐड ए कॉमा बी। यानी कि इस एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो ऐड ए कॉमा बी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब हर दफ़ा आप ऐड ए कॉमा बी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको अगेन इस ऐड ए कॉमा बी यानी इस फंक्शन की, ऐड फंक्शन की जो बॉडी में आपको एक और फंक्शन कॉल मिलती है सब्ट्रैक्ट की। जो सब्ट्रैक्ट अगेन दो पैरामीटर्स होल्ड करता है, एक तो वो अपनी ही सेल्फ रिकर्सिव कॉल देता है, यानी कि अपने आप को दोबारा से कॉल करता है विद ए कॉमा बी, और सेकंड पैरामीटर वो एस जो हम स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको देखते हैं। एंड अगेन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे यानी ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली, तो ये एक रिज़ल्ट रिटर्न करेगी, मीन्स कि ये वैल्यू यहाँ पे दे दी जाएगी। फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्ट का वो अपने ऐड फंक्शन को रिटर्न करेगा। ऐड फंक्शन जब वैल्यू अपनी रिटर्न करेगा तो वो यहाँ पे दे दी जाएगी। इन अ सेम वाइल राइट साइड पे जो हमें ऐड फंक्शन कॉल नज़र आ रही है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, और इस पर अगेन इसने अपनी ही एक सेल्फ रिकर्सिव कॉल दी है सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट ऑफ दैट वैल्यू कॉमा एस, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो ऐड फंक्शन को देंगे। ऐड फंक्शन अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके रिज़ल्ट यहाँ पे देगा, और फाइनली ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा और रिज़ल्ट मेन फंक्शन को प्रोवाइड कर देगा। तो अब मूव करते हैं जी दोबारा से अपनी आईडी पे। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, हमारे पास दो फंक्शन कॉल हैं, एक है जी ऐड ए कॉमा बी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन है, दो फंक्शन कॉल हैं ऐड ए कॉमा बी, ऐड ए कॉमा बी। जब हम फर्स्ट टाइम पे इस सब्ट्रैक्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मीन्स हमें पहले ऐड ए कॉमा बी एंड ऐड ए कॉमा बी को एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम पहले ऐड ए कॉमा बी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली फंक्शन कॉल में याद रखिएगा ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2, ठीक है,
और जो b की वैल्यू है वो क्या है 3। तो यहाँ पे हम a को जो वैल्यू पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस, यानी ये जो चेंजिंग करेगा ये की एक्चुअल वैल्यू में चेंज करेगा और b की जो वैल्यू है वो 3 है। स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लें। स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको इनिशियलाइज सिर्फ एक दफ़ा किया जा सकता है, ठीक है। आप फर्दर फंक्शन कॉल्स पे जाएंगे तो ये अपनी पुरानी वैल्यू लेगा, यानी ए को एस को दोबारा से ए से इनिशियलाइज नहीं करेगा एस की जो पुरानी वैल्यू वो रिटेन कर रहा होगा, लेटेस्ट वैल्यू वही रखेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम कहते हैं इंटीजर एस इज इक्वल टू ए, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए की वैल्यू है, मीन्स ए की क्या वैल्यू है 2। फिर वो कहता है इंटीजर आर, ये जो अगर आप आर वैल्यू इंटीजर टाइप की कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले ये सबट्रैक्ट नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करें। वो हमने हायरार्की में भी देखा कि सबट्रैक्ट के लिए जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो अपनी ही एक सेल्फ रिकर्सिव कॉल फिर देता है कि जी पहले जो इनर सब फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करें। ये आप फंक्शन स्टैक के थ्रू भी समझ सकते थे, लेकिन हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इसलिए समझाया कि आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, सबट्रैक्ट ए कॉमा बी, तो यहाँ पे ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 2, बी की क्या वैल्यू है 3। तो ये क्या करता है, ए माइनस बी करता है, यानी 2 माइनस 3 करता है, जो वैल्यू आती है उसको रिटर्न कर देता है। तो ये क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा 2 माइनस 3 दैट इज -1, मीन्स कि ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये जो फंक्शन कॉल है ये -1 से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे s की वैल्यू रखी जाएगी। अब s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू भी हमने ये देखी, a की जो वैल्यू है वही s की वैल्यू है, मीन्स s की वैल्यू क्या हो गई 2। तो मीन्स ये क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा 2, ठीक है। सबट्रैक्ट -1, 2। सो सबट्रैक्ट फंक्शन क्या काम करता है, इसको अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो इस दफ़ा a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 2, सो -1 -2 दैट इज -3, मीन्स कि ये पूरी वैल्यू रिप्लेस होकर क्या दे देगी, -3। मैं इसको ज़रा दोबारा से चेंज कर दूं ताकि हमारे पास अगली कॉल्स में आसानी हो। तो ये पूरी वैल्यू, ये जो हमारे पास है वो -3 से रिप्लेस हो जाएगी, यानी r विल बी इक्वल टू -3। अब इस लाइन में वो कहता है s की वैल्यू चेंज कर दें, s की वैल्यू वही हो जाए जो b की वैल्यू, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की वैल्यू हो जाएगी, यानी s की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर वो कहता है a की वैल्यू भी चेंज करते हैं। अब देखें क्योंकि पास बाय रेफरेंस है तो a की वैल्यू चेंज हो रही है, तो a की एक्चुअल वैल्यू चेंज हो रही है। हम कहेंगे जी a की क्या वैल्यू है, a की जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो चेंज हो जाए किसके साथ, -3 के साथ, जो कि r की वैल्यू है। अब ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ये करेगा रिटर्न r इज इक्वल टू -3। तो ये कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ पे अभी फंक्शन कॉल थी, यानी यहाँ पे क्या करेगा, -3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब अगेन दूसरी पैरामीटर के लिए फंक्शन कॉल ऐड की, तो इस दफ़ा दोबारा से ऐड का फंक्शन कॉल होगा। थोड़ी सी चेंजिंग ज़रा माइंड में रखें, b की वैल्यू में इस फंक्शन ने कोई चेंज नहीं किया, b विल रिमेन द 3, बट a की वैल्यू इस दफ़ा 2 की बजाय क्या हो चुकी है, हम अगर यहाँ पे देखें a की वैल्यू -3 हो चुकी है, तो a की अपडेटेड वैल्यू यूज़ होगी -3, b की वैल्यू 3 पॉजिटिव 3 और a की -3। इस दफ़ा a को जो वैल्यू पास की जा रही है -3 है, b को 3 पास की जा रही है। स्टैटिक वेरिएबल s इज इक्वल टू a, s की वैल्यू a की वैल्यू थी जब आपने फर्स्ट कॉल की, हमने बात की कि स्टैटिक वेरिएबल एक दफ़ा इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज हो चुका है वो, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचे s इज इक्वल टू b, मीन्स s की वैल्यू क्या है 3, तो मीन्स कि इस दफ़ा s की वैल्यू 2 नहीं ली जाएगी, s की वैल्यू 3 ही ली जाएगी, अपडेटेड वैल्यू जो है। इस दफ़ा सबट्रैक्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा। सबट्रैक्ट फंक्शन में वो कहते हैं जी पहले आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करें, सबट्रैक्ट ऑफ a, b। तो सबट्रैक्ट ऑफ a, b पे जाते हैं पहले इनर फंक्शन के लिए। a की क्या वैल्यू है -3, b की क्या वैल्यू है 3, तो -3 दैट इज -6, यानी ये सबट्रैक्ट का फंक्शन -6 लेके आएगा, ठीक है। दूसरा s की अपडेटेड वैल्यू क्या है, ये s इज इक्वल टू 3, तो s 3 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इस सबट्रैक्ट फंक्शन को देखें, -6 और 3, तो यहाँ पे देखें -6 एंड 3, तो यहाँ पे -6 और -3 दैट इज -9, यानी ये सबट्रैक्ट का फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होके जो वैल्यू दे रहा है हमें रिजल्ट की r की, वो है -9। तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से प्रीवियस वैल्यूज़ पे ले जाता हूँ, यानी r की वैल्यू अब क्या हो गई है -9। यहाँ पे आए हैं s इज इक्वल टू b की वैल्यू स्टिल 3 थी, तो s रिमेन्स 3, a इज इक्वल टू r, a की वैल्यू क्या होगी r की, तो r की क्या वैल्यू है -9, तो ये रिटर्न करेगा -9, और -9 कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ये फंक्शन कॉल थी, -9। अब इस फाइनल सबट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करें -9 एंड -3 के लिए, तो ये क्या करेगा,
सिंपली ऐसे करेगा, ए में से बी को माइनस करेगा। ए की वैल्यू है -9 -3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -9 + 3। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -9 + 3 दैट इज -6। तो हमारी आउटपुट ये आनी चाहिए। मैं ज़रा इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे चेंज कर दूँ, ठीक है। ये थी ऐड a, b, ठीक है, और कॉमा ऐड a, b, सॉरी b, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई और तो हमने कोई चेंजिंग नहीं की थी नीचे। होपफुली मैंने जो चेंजिंग की थी वो रिवर्स कर दी है, वो जस्ट हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस किया था। अच्छा, इसको भी एक दफ़ा रन करते हैं, ठीक है। तो हमने जो ड्राई रन किया था वही वैल्यू हमें यहाँ पे -6 नज़र आ रही है। तो फंक्शन कॉल्स के थ्रू ये कुछ ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा बेटा, एक और चेंजिंग है इसमें। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 3। इसमें जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे सोल्यूशन दिया है, मैंने A, B, C, D इन सब के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाई हैं। मेरे इल्म में नहीं रहा कि ये C के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो आउटपुट मैंने बोला कि ये 60 शो हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, D के बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, दोबारा से मैं अगर अपने प्रोग्राम पे मूव करूँ यहाँ पे, तो अगर C के बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, D के बाद भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो सिंपल सा फंडा होता है, जब आपको एक मैचिंग केस मिल गया और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी हुई, तो उसके बाद वो क्या करेगा, सारे के सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक एक डिफ़ॉल्ट केस भी था, ठीक है, उसमें वो कहता है cout f, और ये आई थिंक, ठीक है, 50 A, B, C, D और उसके बाद वो ब्रेक। अब अगर यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आती, यानी इसको भी आप कमेंट कर दें, तो ये क्या करेगा, आई थिंक यही स्टेटमेंट है, C और ब्रेक नहीं है, D ब्रेक नहीं है और डिफ़ॉल्ट पे ब्रेक है, ठीक है। C के बाद ब्रेक नहीं है, D के बाद और आई थिंक डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक है, जी है, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो मैचिंग कैसे 60 है, तो उसके बाद वो बाकी वैल्यूज़ पे प्रिंट करिए ना, 60, 50 एंड F प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका मैचिंग केस आया और ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो मींस मैचिंग केस के बाद वो सारी वैल्यूज़ को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, सिंपल सा। अच्छा जी बेटा, ये था इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन। होपफुली जितने आसान तरीके से समझाया जा सकता है मैंने समझाया। So kindly show your love by subscribing the channel and suggesting to others. और अगर कोई क्वेश्चन है आपका स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। और जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।